अब बात करते हैं मेरठ की। राइट, तो देखिए मेरठ भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। राइट, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये स्थित कहाँ है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। राइट, तो इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। चलिए उससे पहले बात करते हैं कि मेरठ के आसपास कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िलों के साथ में ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राइट, तो देखें यहाँ पर है मुजफ्फरनगर ज़िला जिसके साथ में मेरठ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राइट, यहाँ पर इधर ये बिजनौर, अमरोहा, गाज़ियाबाद और बागपत। ठीक है, तो ये ज़िले हैं जिनके साथ में मेरठ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अब बात करते हैं मेरठ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी। राइट, तो देखें, देखिए एक राजपूत सरदार हुए हैं जिनका नाम है हरदत्त। राइट, फैक्ट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। एक राजपूत सरदार हुए हैं जिनका नाम है हरदत्त। तो बेसिकली हरदत्त ने मेरठ में एक किले का निर्माण करवाया था। राइट, तो आपको याद रखना है कि एक राजपूत सरदार हुए हैं जिनका नाम है हरदत्त, तो उन्होंने मेरठ में एक किले का निर्माण करवाया था। राइट, फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। देखें देखें 12वीं शताब्दी के अंत तक, राइट, 12वीं शताब्दी के अंत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। राइट, तो आपको याद रखना है कि 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, मेरठ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। राइट, फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए जो तुगलक वंश के शासक हुए फिरोज शाह तुगलक। राइट, इन्होंने क्या किया है, देखिए एक अशोक स्तंभ था मेरठ में। राइट, मेरठ में एक अशोक स्तंभ था, तो फिरोज शाह तुगलक ने इस अशोक स्तंभ को उठवाकर मेरठ से दिल्ली में स्थापित करवाया था। राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको आपको याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। राइट, और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट नंबर 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने 1857 के विद्रोह के बारे में सुना होगा, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। राइट, तो ये जो 1857 का विद्रोह था इसकी शुरुआत मेरठ से ही होती है। और ये जो डेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को। राइट, कब हुई थी 1857 के विद्रोह की शुरुआत? तो ये डेट जो है आपको याद रखनी है, 10 मई 1857। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं मेरठ से जुड़े हुए जिनको आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक राजपूत सरदार हुए जिनका नाम है हरदत्त। राइट, हरदत्त ने मेरठ में एक किले का निर्माण करवाया था। राइट, फिर 12वीं सदी के अंत में यहाँ के जो शासक थे सुल्तान थे। राइट, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। राइट, मेरठ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। राइट, उसके बाद हमने बात की कि जो फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने एक अशोक स्तंभ जो कि मेरठ में था इसको मेरठ से दिल्ली स्थापित करवाया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको भूलना नहीं है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो 1857 का विद्रोह था उसकी शुरुआत मेरठ से हुई। और कब शुरुआत हुई उसकी? तो 10 मई 1857 को। राइट, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मोडी की। राइट, देखिए मोडी का भी एक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। देखते हैं इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। देखिए सबसे पहले तो इसकी लोकेशन देखते हैं कि स्थित कहाँ है। तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में। राइट, कहाँ पर है? यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर ज़िला। तो मुजफ्फरनगर ज़िले में स्थित है मोडी, याद रहेगा आपको। मोडी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में स्थित है। राइट, चलिए अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं इससे संबंधित। चलिए साथ ही साथ एक और बात कर लेते हैं हम लोग कि मुजफ्फरनगर के आसपास कौन कौन से ज़िले हैं। तो देखें यहाँ पे उत्तर में है आपका सहारनपुर ज़िला, जिसके साथ में मुजफ्फरनगर अपनी बाउंड्री शेयर करता है। राइट, यहाँ पर है बिजनौर, मेरठ और बागपत। ठीक है, एक ज़िला और है यहाँ पर जो बाद में बना है, शामली है बेसिकली। तो शामली के साथ में भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है मुजफ्फरनगर। तो आपको याद रखना है इन ज़िलों के नाम। ठीक है, जिन जिन के साथ में मुजफ्फरनगर अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अब बात करते हैं मोडी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। राइट, तो फैक्ट नंबर 1 क्या है? इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि मोडी स्थित कहाँ है, तो मुजफ्फरनगर में स्थित है। राइट, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोडी से संबंधित, वो ये है। देखिए
इसका संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से। कैसे? क्योंकि मोरी से खुदाई करने के बाद में हमें क्या हुआ कि जो सिंधु सभ्यता कालीन साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ से हमें सैंधवकालीन साक्ष्य मिले हैं, राइट। देखिए क्या कुछ मिला है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से बेसिकली एक खेत में भारी मात्रा में सोने के छल्ले, राइट, क्या मिले हैं? एक खेत में सोने के छल्ले मिले हैं। दूसरा, मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं और कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं, राइट। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि मोरी से सैंधवकालीन कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं, जिनमें शामिल हैं आपके एक खेत में यहाँ पर भारी मात्रा में सोने के छल्ले मिले हैं। दूसरा, यहाँ से कुछ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े हमें प्राप्त हुए हैं और कुछ ईंटें प्राप्त हुई हैं, राइट। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं मोरी के बारे में, इनको आपको याद रखना है। बेसिकली इसकी स्थिति याद रखनी है, जो कि है आपको ये मुजफ्फरनगर में स्थित है। दूसरा, इसका संबंध सिंधुकालीन सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं महोबा की। देखिए महोबा का भी एक ऐतिहासिक महत्व है, राइट। तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की, ये स्थित कहाँ है, राइट। तो देखिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का महोबा जिला, राइट, देख रहे हैं आप। चलिए अब बात करते हैं कि महोबा के आसपास कौन से जिले हैं, कौन कौन से जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए यहाँ पर है ये झांसी जिला, जिसके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ऊपर है यहाँ पर हमीरपुर जिला, राइट, और बांदा, राइट, बांदा से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है महोबा। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं महोबा से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी, राइट। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की, राइट। तो देखिए सन 1831 ईस्वी में, सन 1831 ईस्वी में जो चंदेल राजपूत थे उन्होंने महोबा को अपनी राजधानी बनाया था, राइट। तो फैक्ट नंबर 1 में आपको क्या याद रखना है कि 1831 ईस्वी में जो चंदेल राजपूत थे उन्होंने महोबा को अपनी राजधानी बनाया था, राइट। और ये जो राज्य था चंदेलों का, ये प्रसिद्ध था जेजाक भुक्ति या फिर जुझोती के नाम से, राइट। फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में महोबा पे तुर्कों ने अधिकार कर लिया था, राइट। तुर्क कौन है? ये बाहरी आक्रमणकारी थे बेसिकली। तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों ने महोबा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, राइट। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की, वो ये है, देखिए यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल हैं, राइट। महोबा में कुछ दर्शनीय स्थल हैं, उनमें सबसे प्रमुख जो है वो ये है, यहाँ पर गोखर पहाड़ी पर 24 जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, राइट। तो यही आपको याद रखना है कि यहाँ पर गोखर पहाड़ी पर जो जैन धर्म से जुड़े हुए तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर, उन 24 के 24 तीर्थंकरों की यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई है, राइट। और कुछ मैं अगर जो बात करूं आपको बताऊं कुछ और दर्शनीय स्थल की जो कि महोबा में स्थित है, उसमें शामिल है आपका किरत सागर। क्या है? किरत सागर। और चंदेल कालीन स्मारक, कुछ चंदेल कालीन स्मारक यहाँ पर मिलते हैं क्योंकि चंदेलों की यह राजधानी रही है इस कारण से, राइट। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं महोबा से जुड़े हुए जिनको आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या हमने बात की यहाँ पर। देखिए 1831 ईस्वी में जो राजपूत शासक हुए हैं चंदेल, उन्होंने महोबा को अपनी राजधानी बनाया, नंबर 1। दूसरा, जो चंदेलों का राज्य था उसको कहते थे जेजाक भुक्ति या फिर जुझोती, राइट। आगे हमने बात की कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, राइट, जब तुर्कों का आक्रमण हुआ भारत पर तो तुर्कों ने महोबा पर भी अपना नियंत्रण कायम कर लिया था, राइट। आगे हमने बात की यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल हैं जिसमें शामिल है आपका 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो कि बनाई गई हैं गोखर पहाड़ी पर, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स महोबा से संबंधित जिनको आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं राजघाट की, राइट। तो देखें राजघाट के बारे में हमें क्या जानना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है वाराणसी में, जो उत्तर प्रदेश का जिला है वाराणसी, यहाँ पर है राजघाट, राइट। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में। और इससे पहले एक बात और कर लेते हैं हम, जो हम करते आ रहे हैं अभी तक। देखिए वाराणसी के आसपास कौन कौन से जिले हैं। तो देखें
वाराणसी जो है कौन कौन से जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पर है जौनपुर जिला, राइट, फिर है गाजीपुर, राइट, देख रहे हैं आप, फिर है यहाँ पर चंदौली, फिर नीचे है यहाँ पर मिर्ज़ापुर जिला, और फिर है आपका संत रविदास नगर, भदोई जिसको बोलते हैं। तो इन जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है वाराणसी। अब बात करते हैं राजघाट की। तो देखिए फैक्ट नंबर 1 आपको याद रखना है इसके बारे में कि ये वाराणसी में स्थित है। दूसरा और एक ही और फैक्ट है इसमें जो कि जानना चाहिए आपको कि देखिए यहाँ से बेसिकली उत्तरी काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, राइट। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, और काले मतलब इनका कलर, राइट, और उत्तरी मतलब ये भारत के उत्तरी हिस्से में मिले हैं। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पर उत्तरी काले मृदभांड मिले हैं वहाँ बेसिकली खुदाई की गई है, और जहाँ जहाँ पर ये उत्तरी काले मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं हम क्या करते हैं उन सभी क्षेत्रों को एक पर्टिकुलर संस्कृति के अंदर रखते हैं, और उसी को हम बोलते हैं उत्तरी काले मृदभांड वाली संस्कृति। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो राजघाट है वो भी उत्तरी काले मृदभांड संस्कृति से संबंध है उसका, NBPW, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राजघाट के बारे में जिनको आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं सारनाथ की, ठीक है। तो देखें सारनाथ भी जो है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, एक धार्मिक स्थल है, राइट। तो इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो देखते हैं कहाँ पर स्थित है ये। देखिए यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला, तो वाराणसी में स्थित है सारनाथ, राइट। देखिए इन जिलों की अभी हमने बात की कि कौन कौन से जिलों के साथ में वाराणसी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर इनके साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए अब बात करते हैं सारनाथ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी, राइट। देखिए फैक्ट नंबर 1 वो ये है कि ये वाराणसी में स्थित है, राइट। आपको क्या याद रखना है कि सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी में स्थित है या फिर वाराणसी के पास है, ये भी कह सकते हैं आप, राइट। फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखें ये जो सारनाथ है इसका बहुत गहरा संबंध है बुद्ध धर्म से, बौद्ध संप्रदाय से और मौर्य कला से, ठीक है। देखते हैं कैसे संबंध है इसका। देखिए फैक्ट नंबर 4 पे आते हैं। देखिए जो गौतम बुद्ध हुए हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, राइट। तो बोध गया में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। क्या याद रखना है आपको कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुई, लेकिन उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है जिसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, राइट। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है कि जो आपका गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया उसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, राइट। बात करते हैं कि मौर्य काल से क्या संबंध है इसका या फिर मौर्य कला से क्या संबंध है इसका। तो फैक्ट नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखें अशोक का एक बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध आपका एक स्तंभ मिला है हमें यहाँ से सारनाथ से, राइट। इधर इस फोटो में आप देख सकते हैं ये एक अशोक का स्तंभ है जो सारनाथ से मिला है। इसके शीर्ष पर बेसिकली क्या है, लॉयन कैपिटल है, 4 सिंह है, 4 शेर है, 3 आपको दिख रहे हैं, एक इसके पीछे है, राइट। तो ये मिला है हमें सारनाथ से अशोक का स्तंभ, और इसी स्तंभ से हमने क्या किया है अपना नेशनल एम्बलम जो हमारा है, ये देखिए इधर इस फोटो में, इधर जो हमारा नेशनल एम्बलम है इसको हमने ड्राइव किया है यहीं से अशोक के पिलर से जो कि सारनाथ में मिला है, राइट। तो देख सकते हैं आप इस सारनाथ से बुद्ध धर्म का अच्छा खासा संबंध है, राइट, और जो मौर्य कला है उससे भी इसका अच्छा खासा संबंध है। तो देखें ये जो सारनाथ का पिलर मिला है हमें जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, ये मौर्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। देखिए सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपतन, ठीक है, आपको याद रखना है कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था, ऋषिपतन, राइट। बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 की। देखिए एक चीनी यात्री है जिनका नाम है फाइयान। फाइयान ने भारत की यात्रा की थी जब भारत में गुप्त काल था, राइट। तो बेसिकली फाइयान ने सारनाथ की भी यात्रा की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 की। तो देखिए ह्वेनसांग ने भी क्या किया है, ह्वेनसांग ने भी सारनाथ की यात्रा की है, और ह्वेनसांग जब भारत आए तो भारत में किसका शासन था बताइए आप, भारत में शासन था हर्षवर्धन का, राइट। तो हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आते हैं, ये भी एक चीनी यात्री हैं। तो इनके समय, ह्वेनसांग के समय जो सारनाथ है वो थेरवाद का एक प्रमुख केंद्र था। देखिए थेरवाद क्या है, देखिए जो ओरिजिनल बुद्धिज्म था, राइट, जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी,
तो उनके बाद जो बुद्ध धर्म है वो कई सारी शाखाओं में बट गया था, राइट। जैसे कि आपका हीनयान, महायान, राइट, वज्रयान, थेरवाद, ठीक है। तो इस प्रकार से थेरवाद भी क्या है, बुद्धिज्म से में से निकली हुई एक शाखा है, उसकी एक ब्रांच है। इसके बारे में हम डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे, राइट। तो देखें यहाँ पर क्या है फैक्ट नंबर 7 में कि ह्वेनसांग के समय जो थेरवाद का एक प्रमुख केंद्र था सारनाथ, राइट। आगे बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 की। देखिए मध्यकाल में एक गहड़वाल शासक हुए हैं, राइट, और उनकी रानी का नाम था कुमार देवी। एक गहड़वाल शासक हुए हैं जिनकी रानी का नाम था कुमार देवी। तो कुमार देवी ने सारनाथ में एक विहार का निर्माण कराया है और एक संघा राम का निर्माण कराया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 की। देखिए देखते हैं कि इसका जैन धर्म से क्या संबंध है, राइट। तो देखें, देखिए जो 11वें तीर्थंकर हुए हैं, राइट, जिनका नाम है श्रेयांसनाथ, क्या नाम है इनका, श्रेयांसनाथ। तो इनका जन्म भी सारनाथ में हुआ है, राइट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जैन धर्म से इसका क्या संबंध है, राइट। देखिए बुद्ध धर्म से मैंने आपको बताया कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जैन धर्म से मैं बताऊं, जैन धर्म के जो आपके 11वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम श्रेयांसनाथ है, उनका जन्म भी सारनाथ में हुआ था। देखिए सारनाथ का एक और नाम है सिंहपुरी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए सारनाथ में यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल हैं जिनके बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर है एक स्थित आपका धमेक स्तूप, क्या है, धमेक स्तूप, नाम याद रखना है। और धमेक स्तूप का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था, राइट। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर एक चौखंडी स्तूप, राइट। मैंने एक बताया धमेक स्तूप जिसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया चौखंडी स्तूप जिसका निर्माण संभवतः अशोक ने करवाया था, राइट। जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने चौखंडी स्तूप का निर्माण कराया था। और देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मूलगंध कुटी विहार, क्या है, मूलगंध कुटी विहार, राइट। आगे देखें यहाँ पर है और आपका धर्मराजी का स्तूप, राइट। तो ये कुछ स्तूप हैं क्योंकि बुद्ध धर्म से अच्छा खासा संबंध है सारनाथ का, तो यहाँ पे बहुत सारे स्तूप हैं, राइट। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर स्थित है धर्मराजी का स्तूप। और देखें और क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है आपका सद्धर्म चक्र विहार, क्या है, सद्धर्म चक्र विहार। और एक और आप याद रख सकते हैं यहाँ पर है आपका मृगदाव पक्षी विहार। तो कुछ विहार मैंने आपको बताए और कुछ स्तूप का नाम मैंने आपको बताया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको शायद एक बार सुने रहेंगे तो याद रहेगा। देखिए धमेक स्तूप यहाँ पर है जिसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। चौखंडी स्तूप यहाँ पर है जिसका निर्माण संभवतः अशोक ने करवाया होगा, राइट। फिर मैंने बात की यहाँ पर मूलगंध कुटी विहार की। फिर मैंने बताया आपको यहाँ पर है आपका धर्मराजी का स्तूप। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर है सद्धर्म चक्र विहार, उसके अवशेष बेसिकली अभी यहाँ पर हमें मिले हैं। और एक फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर है मृगदाव पक्षी विहार, राइट। चलिए ये कुछ और इनके अलावा बहुत सारे यहाँ पर जैन मंदिर भी हैं, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि सारनाथ से संबंधित हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या बात की सारनाथ के बारे में। देखें, देखिए इसकी स्थित कहाँ है, तो वाराणसी में स्थित है, याद रहेगा आपको। दूसरे फैक्ट, बौद्ध धर्म और आपका जो मौर्य कला है इससे इसका अच्छा खासा संबंध है। कैसे, देखिए जो गौतम बुद्ध हुए हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति तो हुई थी बोध गया में, राइट, लेकिन उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो इसलिए फेमस है सारनाथ। और ये जो उपदेश था इनका पहला उपदेश, इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, राइट। अब आगे हमने बात की कि इसका मौर्य कला से क्या संबंध है। तो देखिए एक अशोक का स्तंभ हमें मिला है यहाँ पर जो काफ़ी प्रसिद्ध है। ये है इधर इस फोटो में आप देख सकते हैं, इधर इसके शीर्ष पर यहाँ पर लॉयन कैपिटल है, 4 शेर हैं, राइट। इसी से हमने क्या किया है, इसी से हमने अपना नेशनल एम्बलम ड्राइव किया है, ये देख सकते हैं आप, राइट, सत्यमेव जयते वाला। आगे हमने बात की कि जो सारनाथ का प्राचीन नाम है वो है ऋषिपतन, राइट। फाहियान ने भी सारनाथ की एक बार यहाँ पर यात्रा की थी। फाहियान गुप्त काल में भारत में आए थे, राइट। ह्वेनसांग ने भी क्या है कि यहाँ की सारनाथ की यात्रा की थी, ये हर्षवर्धन के काल में भारत में आए थे। और ह्वेनसांग के समय ये जो है ये थेरवाद का एक प्रमुख केंद्र था। थेरवाद जो है वो बुद्धिज्म की एक शाखा है, राइट।
एक गहड़वाल शासक हुए हैं जिनकी रानी का नाम था कुमार देवी, और कुमार देवी ने यहाँ पर एक विहार और एक संघाराम का निर्माण करवाया है। और फिर हमने बात की कि यहाँ पर 11वें तीर्थंकर श्रेयांश नाथ का जन्म हुआ है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आते रहते हैं, इनको आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, राइट। चलिए देखिए, इस डिस्कशन में इतना ही। इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बने रहिएगा साथ। थैंक यू।